CH-122 मैजिक वर्ल्ड की कहानियां। जैसे ही वहां एक मैजिक फाइट शुरू होने वाली थी, फर्स्ट फ्लोर से श्रेया की आवाज आए, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? श्रेया की आवाज सुनते ही उन दो लड़कों का ओरा हवा में उड़ गया। मेरा नाम अंकित है, आप मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको हुई परेशानी के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन ये लड़का सच में एक नंबर का बदतमीज है। इसकी हिम्मत तो देखिए, कह रहा है कि ये इसका अपार्टमेंट है, इसलिए बस हम इसे सबक सिखा रहे थे। उनमें से चश्मे वाले लड़के ने कहा। हाँ, ये यहीं रहता है, यहाँ से जाओ, श्रेया ने कहा। वो दोनों लड़के श्रेया की बात सुनकर दंग रह गए थे। आरव के कपड़ों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो इन लड़कियों के पैरों के धूल बराबर भी अमीर नहीं था, और इसलिए वो लड़के काफी ज्यादा शौक हो गए थे। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, हमें सिर्फ गलतफहमी हो गई थी। हम चलते हैं, चश्मे वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। वो श्रेया पर अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता था। जल्दी निकलो यहाँ से, बेवकूफ कहीं के, आरव ने चिढ़ते हुए कहा। आरव की बात सुनकर उन दोनों को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन श्रेया के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वहां से चले गए। श्वेता, अब तुमने क्या किया? श्रेया ने उन लड़कों के जाने के बाद कहा। सैम, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंकित और प्रवीण इतने बदतमीज होंगे, श्वेता ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। श्वेता के ऐसे बर्ताव को देखकर आरव दंग रह गया था। आखिर में उसने श्वेता को गुस्से से देखते हुए कहा, साथ रहना तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। मुझे भी यही लगता है, श्रेया ने कहा। वो नहीं चाहती थी कि श्वेता बार बार कुछ ऐसा करे। पहला ये कि ऐसे कोई भी अनजान लोग घर में नहीं आएंगे, उसके लिए सबकी परमिशन की जरूरत होगी, आरव ने कहा। लेकिन ये तो मैं कहना चाहती थी, श्वेता ने कहा। दूसरा ये कि तुम दोनों कभी भी मेरी इजाजत के बिना रूम में नहीं आओगे, आरव ने कहा। उसके पास 4 एलिमेंट्स थे, और अगर गलती से भी ये दोनों उसे मैजिक कल्टीवेशन करते हुए देखते तो उसका सीक्रेट उन्हें पता चल जाता। ये भी मेरा ही रूल था, श्वेता ने पैर पटक कर कहा। और तीसरा ये कि मैं जानता हूं कि तुम दोनों के पीछे बहुत लड़के पड़े रहते हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए तुम मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो उसकी फीस 30,000 है, आरव ने कहा। 30,000 माई फुट। श्वेता ने आरव का इस्तेमाल उन लड़कों से पीछा छुड़ाने के लिए ही किया था, लेकिन वो ये उसके सामने नहीं मानने वाली थी। ये मेरा फ्लैटमेट बन गया है, फिर मुझे ऐसे लड़कों से बचाना तो इसकी जिम्मेदारी है। बड़ा आया, 30,000 मांगने वाला। थोड़ी कम फीस मांगता तो शायद मैं मान भी जाती, श्वेता ने मन ही मन सोचा। मेरे सिर्फ यही रूल्स है, अगर आगे चलकर मुझे कुछ और याद आया तो मैं तुम लोगों को वो भी बता दूंगा, आरव ने कहा। आरव, उन लड़कों से संभल कर रहना, वो दोनों बहुत ही पावरफुल और अमीर फैमिली से हैं। वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी में रहना मुश्किल कर सकते हैं। श्रेया जानती थी कि वो लड़के दिखने में भले ही अच्छे थे, लेकिन दिल के बिल्कुल भी साफ नहीं थे, और आरव को नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। कोई बात नहीं, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, आरव ने कहा। उसके जैसे तो कई लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत ही कहाँ कि वो आरव से पंगा ले सके, आरव बुदबुदाया। कुछ कहा क्या तुमने? श्वेता ने आरव से पूछा। क्या? नहीं, कुछ नहीं, आरव ने अपनी सोच से बाहर आते हुए कहा। कई दिन बीत गए थे और आरव को हीरो हंटिंग एजेंसी से कोई भी मिशन नहीं मिला था। उसे किसी भी मैजिकल बीस्ट या मॉन्स्टर से लड़े हुए काफी वक्त हो गया था। अब आरव अगर 1-2 दिन तक किसी भी मैजिक फाइट में हिस्सा नहीं लेता तो उसे अजीब सा लगने लगता। उसके हाथों में खुजली होने लगी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आखिरी बार जब उसने एक मैजिशियन से मुकाबला किया था तो वो बीस्ट बैटल कंपटीशन में था। अगर आरव आने वाले हंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो मैजिशियंस के साथ मैजिक बैटल्स करे। विलेन, क्या तुम अपनी फीस थोड़ी कम कर सकते हो? मेरे दादू ने मेरी पॉकेट मनी कम कर दी है, श्वेता ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। तुम्हें मेरे स्किल्स पर भरोसा करना होगा। मैं किसी भी तरह के केस को हैंडल कर सकता हूं, और सच कहूं तो एक केस के लिए 30,000 तो बहुत कम है, आरव ने कहा। हीरो हंटिंग एजेंसी से एक मिशन के बदले में मिलने वाले रुपयों से ये काफी कम थे। उनके सामने ये 30,000 तो अब कुछ भी नहीं थे। ठीक है, लेकिन इन लड़कों के केस को हम नहीं गिनेंगे। ये तुम्हारा टेस्ट था, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके उन लड़कों से छुटकारा पाना चाहती थी? सच कहूं तो वो दोनों एक बेवकूफ और बोरिंग हैं, लेकिन वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ बुरा भला नहीं बोल सकती थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, और सच कहूं तो इतने सालों में मैं लड़कियों को अच्छे से समझने लगा हूं, आरव ने मजाक करते हुए कहा। श्वेता भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। कुछ देर आरव से बात करने के बाद श्वेता को एहसास हुआ कि आरव वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा उसने अफवाहों में सुना था।
वो बेहद मजाकिया था और उन बड़ी फैमिली के लड़कों की तरह अपने मैजिक, रिसोर्सेस और पैसों को शो ऑफ भी नहीं करता था। ये तो मुझे कहीं से भी बुरा नहीं लगता। क्या मैं इसे बता दूं कि यूनिवर्सिटी में लोग मिलकर इसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, नहीं, रहने देती हूँ। अभी मैं इसे अच्छे से नहीं जानती। अगर आगे चलकर भी ये अच्छा ही रहा, तो मैं इसे छुपकर उनकी प्लानिंग के बारे में बताती रहूंगी, श्वेता ने मन ही मन सोचा। श्वेता का सोचना तो सही था। आरव के कई सारे दुश्मन थे। उस ऑडिटोरियम वाले किस्से के बाद भी कई सारे लोगों ने उसे माफ नहीं किया था और उससे बदला लेना चाहते थे। ठंडा मौसम आ चुका था, लेकिन जादू नगरी में बर्फ का कोई नामो निशान नहीं था। वहीं स्वप्न नगरी, जो कि इसके दक्षिण में थी, वहां हल्की हल्की बर्फबारी होने लगी थी और यही स्वप्न नगरी की खासियत भी थी। बर्फ से ढककर ये बिल्कुल जन्नत सी खूबसूरत लगने लगती थी। अब आरव समझ पा रहा था कि अनन्या यहाँ क्यों आना चाहती थी। आरव, जिसने अब तक अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से शहर में बिताई थी, वो अब एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही रहना चाहता था। लेकिन अनन्या ऐसी नहीं थी। वो एक ऐसी जगह रहना चाहती थी जो बेहद सुंदर हो, जहां बड़े बड़े पहाड़ हो, कल कल बहती हुई नदियां हो और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और हरे भरे पेड़ पौधे हो। अनन्या को लेने के लिए आरव उसके स्कूल गया था, जो कि स्वप्न नगरी में ही था, और आरव के कहने पर वो लोग एक ब्रिज से होकर नदी किनारे लॉन्ग वॉक पर जा रहे थे। आरव और अनन्या नदी के किनारे चल रहे थे। नदी के एक तरफ अशोक के पेड़ लगे हुए थे, जिनके पत्ते वहां की भीनी भीनी हवा में हिल रहे थे। कुछ दूरी पर नदी की लहरें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। थोड़ी और दूर नजर घुमाने पर पहाड़ थे, कुछ छोटे तो कुछ बड़े, जो हल्की हल्की बर्फ से ढके हुए थे। नदी की दूसरी तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग वर्क्स थी और वहां से ट्रैफिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इसी नदी के किनारे पर चलते चलते वो दोनों एक मंदिर तक पहुंच गए थे, जो इस शहर के बनने से पहले से यहाँ था, और अगर देखा जाए तो इस शहर को बने हुए लगभग 1000 साल हो चुके थे। दिलचस्प बात तो ये थी कि न सिर्फ हजारों सालों के बाद भी ये मंदिर एकदम नए जैसा लगता था, बल्कि इसकी नक्काशी और इससे जुड़ी हुई कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर थी। यहाँ पहुंचते ही आरव और अनन्या के पास एक आदमी आया और बड़े ही रहस्यमय ढंग से बोलने लगा। भाई, लगता है तुम यहाँ पहली बार आए हो। जिस मंदिर को तुम देख रहे हो वो इस शहर से भी पुराना है। इलाके के लोग कहते हैं कि बहुत समय पहले मंदिर के पास से एक सफेद सांप निकला था। सफेद सांप कितना बड़ा? आरव ने उस आदमी की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। इतना मोटा और करीब 10 मीटर, उस आदमी ने अपने दोनों हाथों से इशारा करते हुए बताया। इतना बड़ा सांप? फिर तो पक्का वो एक मैजिकल बीस्ट होगा, आरव ने मन ही मन सोचा। हाँ, और जानते हो, बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन उसे कोई मार नहीं पाया था। आखिर में एक बहुत बड़े मास्टर मैजिशियन ने अपनी जान देकर उस सांप को एक जगह बंद कर दिया, उस आदमी ने बेहद धीमी आवाज में कहा, जैसे वो आरव को कोई बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हो। अरे, इतना शक्तिशाली सांप था कि कोई उसे मार भी नहीं पाया। अच्छा, तो फिर उसे कहाँ बंद किया गया? आरव ने उस आदमी से पूछा। हो सकता है कि उसे इस मंदिर में ही बंद किया गया हो, या फिर उस पुराने टूटे हुए ब्रिज के नीचे, या फिर किले के उस तहखाने में जो आज भी बंद पड़ा हुआ है। ये देखो, मेरे पास एक पूरी गाइड है जिसमें उस सांप की पूरी कहानी है और उन सारी जगहों के बारे में लिखा हुआ है जहां उसके बंद होने की संभावना है। ये सिर्फ 500 रुपये की है और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम सच जानने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और ये किस्मत ही है जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। इसलिए मैं तुम्हें ये गाइड 400 रुपये में दे दूंगा, बस 400 रुपये। ये तो सच में बहुत सस्ती है, लेकिन जनाब, मुझे लगता है कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए सिर्फ ये सफेद सांप की कहानी काफी नहीं है। आप इस सफेद सांप को एक इच्छाधारी नागिन बना दीजिए जिसके पास एक मणि थी और एक दिन उसे एक इंसान से प्यार हो गया, लेकिन उसके दुश्मन और एक मास्टर मैजिशियन ने उसे उसके प्यार से जुदा करने के लिए उसे हमेशा हमेशा के लिए इस मंदिर में बंद कर दिया। आप चाहे तो अपने इस गाइड में कुछ तस्वीरें भी छपा सकते हैं। मैं दावा करता हूँ कि कई जवान आशिक आपके इस गाइड को खरीद लेंगे, आरव ने अपनी भान चढ़ाते हुए कहा। जैसे ही उस आदमी ने आरव की बात सुनी, वो एकदम से दंग रह गया और फिर अचानक गुस्सा दिखाकर बोलने लगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम जैसे बच्चे ही पूरा कल्चर बिगाड़ कर रख देते हैं। मेरा पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। इतने समय में मैं न जाने कितनी गाइड बुक बेच चुका होता। थोड़ी देर बड़बड़ाकर वो आदमी वहां से चला गया और जैसे ही उसे दूसरे लोग दिखे, वो उतने ही रहस्यमय ढंग से उन्हें भी सफेद सांप की कहानी सुनाने लगा। थोड़े आगे चलकर आरव ने अनन्या से कहा, कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? इस मंदिर में बंद इच्छाधारी नागिन की कहानी तो सबको पता है। नहीं भैया, मुझे तो नहीं पता थी, अनन्या ने कहा। क्या इस दुनिया में किसी को उस इच्छाधारी नागिन की कहानी नहीं पता? लेकिन मुझे तो लगा था कि इतिहास एक सा है और सारी कहानियां भी एक सी होंगी। अनन्या की बात सुनकर आरव थोड़ा चौंक गया था। भैया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या कह रहे हैं?
कौन सी दुनिया, कैसा इतिहास? अनन्या के चेहरे को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी। याद करो, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ जादू नहीं होता। वहाँ का इतिहास तो इस दुनिया से मिलता जुलता है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वहाँ के जानवर यहाँ मैजिकल बीस्ट में बदल गए हैं, इसलिए शायद ये कहानियां भी बदल गई हैं। आरव ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा। अब मैं कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हूँ जो आपकी इन सारी बातों पर भरोसा कर लूं, अनन्या ने बेहद धीमी आवाज में कहा। देखो, अब तुम भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करती। ऐसा लगता है कि मैं किसी को भरोसा ही नहीं दिला सकता कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। मुझे लोग पागल समझने लगते हैं, आरव ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन आप हो तो मेरे बड़े भाई ही ना, चाहे इस दुनिया से हो या फिर दूसरी दुनिया से हो, अनन्या ने कहा। अनन्या की बात सुनकर आरव 2 मिनट के लिए दंग रह गया था। असल में वो इन दूसरी दुनिया के मजाकों से अपनी गलतियां छुपाना चाहता था, लेकिन अनन्या की बात ने उसे और परेशान कर दिया था। आरव को परेशान देखकर अनन्या को लगा कि उसने कुछ गलत कह दिया है, और इसलिए उसने टॉपिक बदलते हुए आरव से कहा। भैया, मेरे एक हिस्ट्री टीचर ने कहा था कि संजीवनी भूमि के लोग बहुत खास होते हैं। और क्या कहा था तुम्हारे हिस्ट्री टीचर ने? आरव ने पूछा। आपको हमारे शहर की संजीवनी झील याद है? उसका इतिहास बहुत पुराना है, उसे लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था, अनन्या ने बताया। अच्छा, मतलब संजीवनी झील की भी कई सारी कहानियां होंगी। तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये बताया कि संजीवनी भूमि के लोग इतने खास क्यों होते हैं? आरव ने पूछा। मेरे टीचर ने कहा था कि संजीवनी भूमि के लोग शायद हमेशा से संजीवनी झील की वजह से ही सुरक्षित थे। बहुत समय पहले संजीवनी भूमि एक छोटा सा गांव था जिसे एक बहुत शक्तिशाली राजा ने संजीवनी झील की सुरक्षा के लिए बनाया था। वक्त बीतता गया और संजीवनी भूमि के रक्षक बढ़ते गए और ये गांव धीरे धीरे एक शहर में बदल गया। समय के साथ साथ या तो संजीवनी झील के सारे रक्षक कहीं गायब हो गए या फिर इस शहर में रहने वाले सारे लोग ही संजीवनी झील के अदृश्य रक्षक थे। अनन्या ने आरव को सब कुछ बता दिया जो उसे उसके टीचर ने पढ़ाया था। अनन्या की बात सुनकर आरव को शैतान नगरी के लोगों की याद आ गई। जब उन्होंने संजीवनी झील पर हमला किया था, तब ऐसा लग रहा था कि उनका ऐसा करने के पीछे कोई खास मकसद था। क्या संजीवनी भूमि में आई तबाही संजीवनी झील के रक्षकों से जुड़ी हुई है? लेकिन ये तो 2000 साल पहले की बात है। इतनी पुरानी बात को लेकर अभी हमला करना, क्या उनका मकसद सच में सिर्फ संजीवनी झील थी? और संजीवनी झील तो अब मेरे पास है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी जान भी खतरे में है, आरव ने मन ही मन सोचा। आरव जानता था कि शैतान नगरी के लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते थे। वो रात आज भी उसके जहन में ताजा थी जब शैतान नगरी के लोगों ने संजीवनी झील को पाने के लिए उसके पूरे शहर को तबाह कर दिया था। और तुम्हारे हिस्ट्री टीचर ने क्या कहा? आरव ने पूछा। उन्होंने हमें बताया कि वो किसी तरह की रिसर्च कर रहे थे जिसमें उन्हें किसी शमशान भूमि के बारे में पता चला था। इसी जगह संजीवनी भूमि और उसके रक्षकों का सारा सच छुपा हुआ है। लेकिन उन्होंने हमें ये भी बताया था कि यहाँ कई सारे खूंखार मैजिकल बीस्ट रहते हैं और आज तक वहाँ पर एक भी मैजिशियन नहीं जा पाया है, अनन्या ने कहा। शमशान नगरी, ये कहाँ है? आरव ने पूछा। भैया, आपको इसके बारे में भी नहीं पता? अनन्या ने हैरान होकर पूछा। शमशान नगरी, आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। पिछले कुछ सालों से आरव का पूरा फोकस अपने मैजिक ट्रेनिंग पर ही था, लेकिन वो एक बात से अक्सर परेशान हो जाता था। वो ये कि इतने साल यहाँ रहने के बाद भी वो इस दुनिया को पूरी तरह नहीं समझ पाया था। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी दुनिया में जो चीजें थी, वो यहाँ भी थी। उसकी दुनिया में जो इतिहास था, वो यहाँ भी सेम ही था। उसकी मॉडर्न दुनिया और ये दुनिया दोनों सेम थी, बस मैजिक और मैजिकल बीस्ट का फर्क था। लेकिन जब वो उस टूर गाइड को ताना मार रहा था, तो आरव को एहसास हुआ कि कुछ कहानियां और मिथ जो उसकी दुनिया में थे, वो इस दुनिया से गायब हो गए थे। आरव को ये बात अजीब इसलिए लगी क्योंकि उसकी दुनिया और ये जादुई दुनिया बिल्कुल एक जैसे ही थे, जैसे एक दूसरे की परछाई हो। वहाँ की हर छोटी चीज यहाँ मिलती थी, लेकिन ये पुरानी कथाएं इस दुनिया में किसी तरह गायब हो गई थी और ये बात आरव को महज एक इत्तेफाक तो नहीं लग रही थी।